चलिए शुरू करते हैं। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, सब अपनी बुक खोल लें, सीधा अपनी बुक पे ध्यान देंगे। आज आप व्हाइट बोर्ड पे ध्यान नहीं देंगे और सिर्फ मेरी आवाज सुनेंगे। सीधा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पेज नंबर 216। तो टॉपिक कह रहा है कि देखिए, एक जनरली अगर हम बात करें तो मैंने अभी बोला था कि वीडियो रिकॉर्ड करते करते फोन बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो उसका कारण क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कहीं भी किसी भी उपकरण, किसी भी अप्लायंस के अंदर से जब करंट फ्लो करता है तो उसमें से कुछ परसेंट जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, इट्स गेट कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी, जो कि अप्लायंस को गर्म कर देती है। आप देखिएगा गर्मियों में आप जरा फ्रिज के बराबर से निकल जाएं तो आपको फ्रिज की बहुत ज्यादा गर्माहट आपको महसूस होगी। टीवी आप काफी देर, मम्मी क्या कहती है, अरे अब टीवी बंद कर दो, गर्म हो गया टीवी भी जरा सांस ले लेगा। या फिर जब आप देखते हैं बल्ब जो होता है, अगर आप उसे 8 घंटे जला रहे हैं, आप उसके बाद जब उसको बेयर हैंड उसे पकड़ेंगे तो आप पकड़ नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो यही होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए, अटेंशन करें लाइंस पे। वी नो दैट अ बैटरी और अ सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम अच्छी तरह जानते हैं कि बैटरी और सेल से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, बिजली मिलती है। द केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल जनरेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू टर्मिनल दैट सेट्स द इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन टू फ्लो द करंट। अंडरलाइन करिए, हाईलाइटर आपके पास है, अंडरलाइन करिए। अगर पेन है, पेंसिल है, जो भी चीज आपके पास है आप अंडरलाइन करेंगे। यहां से जो केमिकल रिएक्शन होती है, द केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल, जो केमिकल रिएक्शन या फिर आप कह सकते हैं जो केमिकल स्टोर होते हैं किसके अंदर, सेल के अंदर, उनमें जब केमिकल रिएक्शन होती है तो वो क्या जनरेट करती है, एक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू टर्मिनल। जो भी बैटरी या सेल होती है उसके पास दो टर्मिनल्स होते हैं बेटा, एक टर्मिनल होता है प्लस और एक टर्मिनल होता है माइनस। आपने देखा होगा जब आप सेल डालते हैं किसी भी अप्लायंस के अंदर तो आप जरूर टर्मिनल को चेक करते हैं कि प्लस है या फिर माइनस, ठीक है। दैट सेट्स द इलेक्ट्रॉन इन मोशन टू फ्लो द करंट, जिसके वजह से जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है तो उसके वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल में फ्लो करते हैं। और इंटरनली जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, और अगर हम सर्किट में दिखाते हैं तो वो दिखाते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, समझ में आया? We have also seen in section 12.2 that to maintain the current, the source has to keep expanding its energy. अगर मान लीजिए आप लगातार किसी भी सोर्स से करंट को लेने की कोशिश करेंगे, पीयूष इधर देखो, बुक के तरफ देखो, बुक कहाँ है? अगर आप लगातार किसी भी सोर्स से क्या लेने की कोशिश कर रहे हो, करंट लेने की कोशिश करते हो, वो सोर्स क्या है, अगर वो सेल है तो उसको लगातार अपनी केमिकल एनर्जी को करना पड़ेगा। वेयर डज दिस एनर्जी गो? अब ये एनर्जी कहाँ जाती है? अ पार्ट ऑफ द, अंडरलाइन करिए यहां से, अ पार्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी इन मेंटेनिंग द करंट मे बी कंज्यूम्ड इनटू द यूजफुल वर्क, जैसे रोटेटिंग द ब्लेड्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल फैन, एंड द रेस्ट ऑफ द सोर्स, अभी अंडरलाइन करते जाना आपको, रेस्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी मे बी एक्सपेंडेड इन हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द गैसेट। इन्होंने बोला है कि कुल मिला के जो आपकी एनर्जी होती है उसका 80% एनर्जी अप्लायंस को चलाने में काम आता है। जैसे अगर मान लीजिए आप कोई फैन चला रहे हैं तो फैन की ब्लेड्स को रन करने में काम आता है, और बाकी का जो 20% होता है वो अप्लायंस को गर्म करने में काम आता है। ठीक है, चलिए। Okay, we often observe that in our everyday life, for example, an electric fan becomes warm if used continuously for the longer time, etc. On the other hand, if the electrical circuit is purely resistive, देखिए अगर जैसे क्या होता है, कई बार हम कहते हैं कि भाई अब थोड़ी देर बाहर बैठ जाओ खुली हवा में, पंखा भी गर्म हो गया है, पंखे को भी आराम करने दो। तो इसका मतलब यही है कि कुल मिला के जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कुछ उसका पार्ट जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, जिससे अप्लायंस गर्म हो रहा है। और कुछ अप्लायंस तो ऐसे होते हैं जिनको हम प्योरली इतना रेजिस्टिव बनाते हैं कि जो उसका करंट होता है, दैट टोटल करंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी। जैसे एग्जांपल के तौर पे गीजर, एग्जांपल के तौर पे हमारी इलेक्ट्रिक आयरन, एग्जांपल के तौर पे हमारा हो गया इलेक्ट्रिक टोस्टर,
ठीक है। ये जो गैजेट्स होते हैं, इन गैजेट्स में आप देखते हैं कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, पर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? टोटल हीट एनर्जी में चेंज हो रही है। हीट गर्म कर रही है ना, आप आयरिंग कर रहे हो, आप प्रेस कर रहे हो, ये थोड़ी ना पहले वो प्रेस इधर उधर घूमेगी, ऐसे घूम रही है जी, प्रेस चल पड़ी, उसके बाद गर्म हो गई। भाई सीधा आप प्लग ऑन करते हो, आप अपना टेम्परेचर, अपना क्लोथ का जो टाइप है वो सेट करते हो और वो गर्म हो जाती है। आप सीधा गीजर को ऑन करते हो, पानी गर्म होना शुरू हो जाता है। आप सीधा टोस्टर में टोस्ट, अपना ब्रेड टोस्ट डालते हो और सीधा वो बेक्ड हो जाता है या फिर ग्रिल हो जाता है। आप देख रहे हो ना, यही कॉन्सेप्ट है हमारा। ओके, सो okay, a configuration of the resistors also connected to the battery. The source energy continually gets dissipated entirely in the form of heat. This is called, underline करिए, this is known as the heating effect of electric current. तो कहाँ से करेंगे? A configuration of resistors only connected to a battery. The source energy continually gets dissipated entirely in the form of heat. ठीक है, दिस इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कुल मिला के अगर बहुत ही जनरल या बेसिक लैंग्वेज में अगर मैं हीटिंग इफेक्ट को समझाऊं तो मैं ये कह सकती हूं कि अगर किसी भी अप्लायंस के अंदर से, अगर वो प्योरली रेजिस्टिव है, उसके अंदर से अगर करंट फ्लो कर रहा है, तो दैट टोटल करंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी इन ऑर्डर टू हीट अप द अप्लायंस। ओके, अंडरस्टूड? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? हाथ उठा लो अगर समझ में आ गया, ऐसे हाथ उठा लो। आपका कैमरा ऑन है, सबका दिखाई दे रहा है, यथार्थ का आ गया है हाथ, पीयूष ने भी हाथ ऊपर कर दिया है। जिनको समझ में आ गया हाथ उठा दो, नहीं आया तो ऐसे कर दो हाथ, ऐसे ऐसे कर दो। ठीक है, गार्गी का भी आ गया, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है बेटा। चलिए अब आते हैं इस टॉपिक पे जो मैंने इसके बाद लिखा है। अगर आपको नजर आ रहा होगा, उसके बाद शुरू होता है कंसिडर्ड अ करंट। बेटा एक एक लाइन को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि अब यहां से होगा डेरिवेशन शुरू। जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट आप करके आओगे, उसमें सब कुछ कट कॉपी पेस्ट करके आओगे। एक एक शब्द ये लिख के आना पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा है? चलिए शुरुआत करते हैं। कंसिडर्ड का मतलब होता है, मान लीजिए अ करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर आर। मान लीजिए ये रजिस्टर है, दिस इज द साइन फॉर द रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर मीन्स मान लीजिए कंडक्टर है, मान लीजिए तार है, इस तार का जो रेजिस्टेंस है या रजिस्टर है वो कैपिटल आर है, और मान लीजिए इसके अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट फ्लो कर रहा है बेटा आई। यही लिखा है पहली लाइन में। ठीक है, लेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट बी वी। मान लीजिए यहां पे पॉइंट ए है और यहां पे पॉइंट बी है। इस ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है वी। मींस इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है वी। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो सबसे पहले हमने एक रजिस्टर लिया, एक कंडक्टर लिया जिसका रेजिस्टर आर है, उसके अंदर से आई करंट फ्लो कर रहा है, उसके जो दो एंड्स है उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है वी। अब आता है नेक्स्ट, लेट टी बी द टाइम ड्यूरिंग विच अ चार्ज क्यू फ्लोज अक्रॉस। अब मान लीजिए टी समय के लिए, टी समय कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए टी समय के लिए जो टोटल चार्ज है क्यू, व्हाट इज क्यू? क्यू इज नथिंग बट आई इंटू टी। मैंने आपको पढ़ाया था पहले, क्यू क्या होता है? आई इंटू टी। आई मीन्स करंट एंड टी मीन्स टाइम। मान लीजिए टी समय के लिए जो चार्ज क्यू है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट में फ्लो कर रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? मैंने टी समय के लिए जो चार्ज क्यू है उसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फ्लो कराया। फॉर टाइम टी सेकेंड्स, टोटल चार्ज फ्लोज फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू क्यू। क्लियर? ये भी क्लियर हो गया यहां तक? The work done in moving the charge Q through a potential differences is VQ. अब समझिए, ये एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि अगर मान लीजिए मैं यहां से यहां तक कोई चार्ज Q फ्लो करा रही हूं या लेके जा रही हूं, तो उस दौरान मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। आई हैव टू डू सम वर्क। बिना काम करे तो ये चार्ज इधर से उधर नहीं पहुंच जाएगा कि मैंने चुटकी बजाई, चल अपना आप पहुंच गया।
कहते ना बिना तोड़े तो रोटी भी मुंह में नहीं जाती। समझ में आ रहा है? अब सामने प्लेट रखी है, अब मम्मी के खा ले खा ले, अब अरे कौन ठंड में हाथ निकालेगा बाहर, होता है ना, ग्लव्स पहन रखे हैं, तो बिना तोड़े तो रोटी भी मुंह में नहीं जाती। अब बिना तोड़ोगे कैसे चली जाएगी? अपने आप रोटी आएगी मुंह में चली जाएगी नहीं ना। तो इसका मतलब जब चार्ज इधर से इधर फ्लो करेगा तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, और वो काम क्या होगा? डब्ल्यू इज अ वर्क डन। तो यहाँ पे ये लिखा है, एक एक लाइन का मतलब समझना बेटा, अगर आप इसमें से एक भी लाइन मिस करोगे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज Q थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज VQ, मीन्स W इज व्हाट? VQ। समझ में आ रहा है? W इज द वर्क डन and V is the potential difference between A and B and Q is the total charge जो मैं पॉइंट A से B की तरफ लेके जा रही हूं। अब आता है therefore the source must supply energy। अब आपको पता है कार्य करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। अगर मान लीजिए मैं कोई कार्य कर रही हूं तो मुझे एनर्जी की जरूरत है, और वो एनर्जी therefore the source must supply energy, और वो एनर्जी कौन सप्लाई करेगा? दूध वाला? कौन सप्लाई करेगा? इसमें कौन सप्लाई कर रहा है एनर्जी? कौन बताएगा? जो बताएगा रेज योर हैंड। बैटरी। बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। जो कार्य करवाएगा या जो एनर्जी सप्लाई कराएगा वो बैटरी है। बिना बैटरी के कैसे काम होगा? तो इसका मतलब देयरफॉर द सोर्स किसके लिए वर्ड यूज करा है? सोर्स, बैटरी के लिए। किसके लिए? बैटरी। Therefore, the battery must supply energy and that is equal to work done। मीन्स आपका कहने का मतलब है अगर मान लीजिए मैं कार्य कर रही हूं तो मुझे उतनी ही एनर्जी मिलेगी ना जितना मैं कार्य करूंगी। आप खुद सोचो, अगर मैं मान लीजिए मैं सिर्फ कार्य कर रही हूं 50 जूल्स का, तो क्या मुझे एनर्जी 100 जूल्स मिलेगी? अब क्या करती है मम्मी? मम्मी एक एक रोटी देती है खाने के लिए। मम्मी कहती है पहले ये खत्म कर फिर दूसरी मिलेगी। बच्चों को ये कहती है क्योंकि बच्चे छोड़ देते हैं। पहले बच्चा आता है, नहीं नहीं मुझे एक और दे दो। मम्मी कहती है पहले इसको कंप्लीट कर, पूरा फिनिश हो जाएगी तब मैं दूसरी रोटी दे दूंगी। तो ऐसी बैटरी कह रही है कि कितना काम कर रहे हो? उसने बोला, किसने बोला? कौन कर रहा है काम? सोर्स, बैटरी। तो बैटरी बोल रही है कितना काम कर रहे हो? उसने कहा मैं काम कर रहा हूं VQ। तो जो बैटरी है वो उतनी ही एनर्जी सप्लाई करेगी। मीन्स बैटरी जो एनर्जी लगाएगी वो भी VQ एनर्जी ही लगाएगी। Therefore the source must supply energy equal to VQ। इसका मतलब जितना वर्क डन होगा उतनी ही एनर्जी देगी। कौन? बैटरी। फॉर द टाइम T, hence the power input to the circuit by the source is। इसका मतलब अब हमारे पास जो हम आज कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट से जो नया कॉन्सेप्ट आया वो है पावर। वो आया है पावर। आपने कई बार देखा होगा जब आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज लेने जाते हो तो उस पे पावर लिखा होता है 100 वॉट, 60 वॉट, 10 वॉट, या पापा कभी जाते हैं तो पापा कहते हैं 0 वॉट का बल्ब दे दो। तो व्हाट इज वॉट? वॉट इज नथिंग बट वॉट इज अ यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ पावर। पावर की ऐसा यूनिट होती है वॉट। तो इसका मतलब आज हम जो नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो पावर का पढ़ रहे हैं। इसका मतलब जो पावर इनपुट होगा सर्किट का, जो पावर होगी इस पूरे सर्किट की, वो पावर क्या होगी? उससे एक फॉर्मूला आता है, पावर इज नथिंग बट व्हाट? वी क्या है? VQ अपॉन T। तो ये क्या है? VQ अपॉन T। आप समझ रहे हो? कोई बच्चा मुझे बता सकता है? किसी की अंडरस्टैंडिंग इतनी आई है कि जो मुझे समझा दे? मैं बताती हूं। जो पावर होता है बेटा, पावर का मतलब होता है एनर्जी अपॉन टाइम। जैसे सिंपल सी बात है। चलिए बेटा, तो आप जरा समझिए। तो कोई कहता है कि हाउ मच पावर यू हैव, तो आप बोलोगे पावर, अच्छा कितने समय में कितना कार्य करा है, सही है। अरे मैं ये बोलूंगी अरे तुम तो बहुत पावरफुल हो, मीन्स कम समय में झटपट, लो मैम कर लिया, लो मैम झटपट कर लिया। मतलब कम समय में जो जितना ज्यादा कार्य करेगा वो दैट इज मोर पावरफुल। तो इसका मतलब पावर क्या है? एनर्जी अपॉन टाइम। कितने समय में कितना एनर्जी, मीन्स एनर्जी एंड वर्क इज द सेम थिंग। आयुषी नींद आ गई? ठीक है। पावर का मतलब है बेटा कितने समय में आपने कितना एनर्जी, और वर्क सेम है। आप देखना वर्क और एनर्जी की सेम यूनिट है जूल्स।
वर्क और एनर्जी की सेम यूनिट है जूल्स। चाहे मैं यहाँ पे वर्क लिखूं चाहे मैं यहाँ पे एनर्जी लिखूं, बात एक ही है। मीन्स कितने समय में मैं कितना कार्य कर रही हूँ वो होती है पावर। समझ में आ गई? वो गई पावर। या फिर आप एनर्जी काट दो, आप वर्क लिख दो। ठीक है, अब आ गए समझ? पावर इज नथिंग बट वर्क अपॉन टाइम। अब मुझे बताओ वर्क क्या है? वर्क इज वी क्यू। वर्क इज वी क्यू, तो आप वर्क की जगह लिख दो वी क्यू और टी टाइम मतलब टी। तो यही आ गया फॉर्मूला। यही फॉर्मूला आ गया। यही आया नहीं आया? यस डॉक्टर। मैंने क्या बोला? पावर क्या है? वर्क अपॉन टाइम। कितना कार्य आपने कितने समय में किया है। और जो वर्क है, वर्क क्या है? वर्क है V इंटू क्यू। इसे डिवाइड कर दिया टाइम से, तो यही वाली चीज है। अब देखो बेटा, आपको याद होगा व्हाट इज Q अपॉन टी। तो Q अपॉन टी क्या होता है? Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। Q क्या है? I इंटू टी। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं T को इधर ले जाऊं, T को नीचे ले जाऊं, तो Q अपॉन टी क्या हो जाएगा? I। इसका मतलब मैं Q अपॉन टी की जगह I भी लिख सकती हूँ। इसका मतलब पावर का जो जनरल या बेसिक फॉर्मूला आ गया वो आ गया पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। मैं आपसे 100 बार इस फॉर्मूले को पूछूंगी। 100 बार। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो 100 से ज्यादा बार आप देखना मैं आपसे कितनी बार पूछूंगी। तो ये रट लो, बिल्कुल दिमाग में एक स्टैंप लगा लो कि पावर क्या होता है? V इंटू आई। ये न्यूमेरिकल्स में हम 100 जगह यूज करेंगे। पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। नारा पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। याद कर लो 5 बार अपने मुंह से बोलो कि पावर क्या होता है। क्या होता है पावर? V इंटू आई। चलिए बोलिए फटाफट, उसके बाद आगे चलते हैं। याद हो गया? चलिए, तो यहां तक हमने ये जो पूरा का पूरा हमने करा है, ये हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट का स्टार्टिंग करा है, जिससे हमें एक फॉर्मूला ड्राइव हुआ हमारा पावर का, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। उसके बाद आते हैं, आप आ जाइए अब लाइन। पावर का जो फॉर्मूला आ गया है, यहाँ पे आप पेंसिल से इसे पूरा या मार्कर से आप लिख लो P इज इक्वल टू V इंटू आई। यही बेसिक फॉर्मूला यूज करना है, इसके अलावा हम कोई और फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। फिर आता है और द एनर्जी सप्लाई टू द सर्किट बाय द सोर्स इन टाइम t इज PT, दैट इज V इंटू आई इंटू टी। देखिए, अब आती है बारी कि जो एनर्जी सप्लाई कर रही है बैटरी, जो बैटरी सप्लाई कर रही है, जो बैटरी सप्लाई कर रही है क्या एनर्जी टू दिस सर्किट, उसको हम कैसे निकालेंगे फॉर द टाइम t। तो आपने अभी क्या फॉर्मूला पढ़ा था? पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। अब मैं आपसे वर्क पूछ रही हूँ, तो आप वर्क के लिए क्या बोलोगे? मैम वर्क इज नथिंग बट P इंटू टाइम। P इंटू टाइम मीन्स P इंटू टी, मीन्स एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टी, सॉरी T। देखो यहीं से आया, वर्क मीन्स एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? पावर की मल्टीप्लाई टाइम से कर दो। मैंने यहाँ पे ये लिखा है एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टी। अब पावर का फॉर्मूला क्या आया था आपके पास? V इंटू आई। इसका मतलब एनर्जी जो लगाएगी ये बैटरी ताकि यहाँ इसमें आई करंट फ्लो कर सके, वो एनर्जी होगी V इंटू आई इंटू टी। यही आया है आपका फॉर्मूला, देखिए जरा, यही आया V इंटू आई इंटू टी। What happens to this energy expended by the source? अभी देखिए क्या होगा, अगर मान लीजिए ये पूरा का पूरा जो आपका कंडक्टर है या जो तार है, ये पूरा अगर रेजिस्टिव है, मींस ऐसा तार लगाया है जो इंटायरली पूरे के पूरे जो एनर्जी है उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये एनर्जी, इस एनर्जी को मैं हीट एनर्जी भी लिख सकती हूँ। ये एनर्जी किसकी फॉर्म में? हीट एनर्जी की। तो मैं लिख सकती हूँ H इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। मैं ये भी लिख सकती हूँ, ये एनर्जी कुछ नहीं है, ये एनर्जी पूरी हीट एनर्जी है, और ये हीट एनर्जी का फॉर्मूला भी V इंटू आई इंटू टी है। समझ में आ रहा है? V इंटू आई इंटू टी। अब हम क्या करेंगे? हम ओम्स लॉ यूज करेंगे। कौन सा लॉ? ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा है? V इज इक्वल टू आई इंटू टी। अब मैं इस V की जगह, ये जो V आपको नजर आ रहा है बेटा, इस V की जगह I और T की वैल्यू रख दूंगी। तो H क्या हो जाएगा? H हो जाएगा I इंटू टी इंटू आई इंटू टी। यही हो रहा है, सॉरी ओम्स लॉ होता है, ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर। मैंने गलती लिख दिया बेटा। तो मैं यहाँ पे V की जगह क्या रखूंगी? I इंटू आर इंटू आई इंटू टी। अब I 2 बार है तो ये हो जाएगा H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी।
अब ये जो फॉर्मूला है, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज द बेसिक फॉर्मूला। तो इस पूरे से इसका जो इस पूरे डेरिवेशन का जो कंक्लूजन है वो है, इसका कंक्लूजन ये है कि यहां से हमें दो फॉर्मूले पता लगे हैं, एक पावर का और एक हीट एनर्जी का। पावर होता है V इंटू आई और हीट एनर्जी होती है I स्क्वायर इंटू R इंटू टी। आप अच्छे तरह बोल्ड लेटर्स में इसको लिख लो, क्योंकि अभी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और इस जब भी न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम दो चीजों का बहुत यूज करेंगे, एक पावर का और एक हीट एनर्जी का, H हीट एनर्जी। और ये हीट एनर्जी कब होगा, जब ये पूरा का पूरा जो कंडक्टर है ये प्योरली रेजिस्टिव है, मींस ये अपने अंदर से बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो नहीं करने दे रहा, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स को गुस्सा आ गया और गुस्से में इलेक्ट्रॉन्स ने वहां पे लड़ाई दंगा मचा दिया, जिसकी वजह से ज्यादा गर्मा गर्मी हो गई और ये अप्लायंस पूरा गर्म हो गया। समझ में आ गई मेरी बात, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे H का फॉर्मूला है I स्क्वायर R इंटू टी। चलिए बेटा, तो एट लास्ट में मैं एक लाइन लिख रही हूं बहुत प्यारी सी, दिस लॉ इज कॉल्ड, दिस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग करंट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। क्लियर है बेटा, क्लियर ऑल ऑफ यू। चलिए उसके बाद आप जरा नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 217 में। उसके बाद लिखा है, दिस इज नोन एज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, द लॉज इम्प्लाइज दैट हीट प्रोड्यूस इन अ रजिस्टर इज। अब इस लॉ से हमें क्या बात समझ में आती है कि जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, डायरेक्टली देखें इधर देखें, बिल्कुल कहीं अपना काम छोड़ दें और मेरी बात को सुने। मेरा हाथ देखो कहाँ पे रखा है, हीट जो है, जो इस अप्लायंस के अंदर, जो इस कंडक्टर के अंदर जो हीट फ्लो कर रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल इक्वल टू का साइन और सामने ये सारी वैल्यूज रखी हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। मतलब जितना ज्यादा करंट यहां से फ्लो करेगा, जितना ज्यादा करंट उतना ही ज्यादा ये अप्लायंस गर्म होगा। समझ में आ रहा है, मोर द फ्लो ऑफ द करंट मोर विल बी द हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट। समझ में आ गया, बिकॉज हीट I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। अब R की बात करते हैं, अगर ज्यादा रेजिस्टिव होगा, अगर जितना ज्यादा रेजिस्टिव होगा, मान लीजिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 5 ओम का और एक है 50 ओम का, एक है 5 ओम का और एक है 50 ओम का, तो सबसे ज्यादा गर्म कौन होगा, 5 वाला या 50 वाला? ऑब्वियस है 50 वाला बेटा, 50 वाला, क्योंकि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। मोर द रेजिस्टेंस, मोर द रेजिस्टिव द कंडक्टर, मोर द हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट। टाइम, जितने समय के लिए आप करंट को फ्लो कराएंगे, जितना ज्यादा समय के लिए आप उस अप्लायंस को यूज करेंगे उतना ही ज्यादा वो हीट होगा। मोर द टाइम, अब मान लीजिए आपने सिर्फ 5 मिनट के लिए जलाया, बल्ब को जला के आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया, कमरे से बाहर आके लाइट को बंद कर दिया, तो क्या वो गर्म हो जाएगा? नहीं। अब 5 की जगह आपने 5 घंटे यूज किया, तो क्या वो गर्म होगा? यस, वो गर्म होगा। क्यों गर्म हो रहा है? क्योंकि H इज नथिंग बट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। क्लियर? यस मैम। पीयूष, क्लियर? सबको क्लियर है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट सबको? चलिए, तो अब देखते हैं जो हमें समझ में आया है उस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आएंगे। जल्दी से आप एग्जांपल देखें 12.10। तो एग्जांपल देखते हैं क्या कह रहा है एग्जांपल। एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी एट ए रेट ऑफ 840 वॉट। मैंने अभी आपको बताया था व्हाट इज द SI यूनिट। यहाँ पे आप डाल लीजिए, सबकी SI यूनिट होती है। टाइम की देखिए, टाइम की SI यूनिट होती है, टाइम SI यूनिट्स। टॉपिक डाला है SI यूनिट्स, क्योंकि आपको बहुत दिक्कत आएगी जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो आप बिना कन्वर्जन के ही उनको डायरेक्टली कर दोगे बिना सोचे। अगर टाइम आपका आर्ट्स में दे रखा तो आप आर्ट्स में ही रख के उसको क्वेश्चन को कर लोगे। गलती, सबसे बड़ी गलती, क्योंकि टाइम की SI यूनिट होगी सेकेंड्स। टाइम होती है सेकेंड्स, देख लो, ठीक है। अगर पावर है तो पावर की होनी चाहिए वॉट में, ठीक है। अगर मान लो आपको किलोवाट में दे रखी है, सपोज करो
आपको किलोवाट में दे रखी है। तो आपको पता है 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट। जहां पे भी के लिखा होता है बेटा, जब हम के को हटाते तो 1000 आ जाता है। जैसे 1 किलोग्राम, 1 किलोमीटर, देखो 1 किलोग्राम, के को हटाओगे तो 1000 आ जाएगा और ग्राम। 1 किलोमीटर, के को हटाओगे 1000 मीटर। समझ में आ रही मेरी बात? उसके बाद टाइम हो गया, पावर हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, हीट। जो हीट है वो जूल्स में आएगा, और जूल्स में कब आएगा, जब आपका फॉर्मूला है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। जब आपका करंट होगा एम्पियर में, रेजिस्टेंस होगा ओम में, और टाइम होगा सेकंड में, तब आपका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा बेटा, आपका आंसर आएगा जब आपका एम्पियर स्क्वायर ओम सेकंड आएगा, तब आपका दैट इज इक्वल टू 1 जूल्स। ये मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी है। और जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो ओम में होना चाहिए, वो किस में होना चाहिए, ओम में। ठीक है, देखो बेटा ये बहुत ध्यान रखना है जब आप न्यूमेरिकल्स करो। ये सारी बेसिक चीजें मैं आपको न्यूमेरिकल्स के लिए लिखवा रही हूँ। अब देखो माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर, मैं ओम करके लिख रही हूँ। 1 माइक्रो एम्पियर और 1 मिली एम्पियर। तो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 एम्पियर, और मिली एम्पियर में होता है, मैं सही लिख रही हूँ, जरा देख लो बेटा, मिली और माइक्रो, माइक्रो और छोटा होता है, सही है। मिली होगा 10⁻³ एम्पियर। पेज नंबर कौन सा था, पेज नंबर बिल्कुल सही है, पेज नंबर 200 पे। पेज नंबर 200 पे मैंने उस दिन आपको पढ़ाया था कि 1 माइक्रो एम्पियर, 1 मिली एम्पियर। मिली होता है, मिली जो होता है, अगर मिली को एम्पियर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर माइक्रो है तो माइक्रो और छोटा हो जाएगा, 10⁻6 एम्पियर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये करंट का कॉन्सेप्ट है आई का, और आई हमेशा किस में होता है, एम्पियर में। चलिए अब शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल की। एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी एट ए रेट ऑफ 840 वॉट। अब आपको क्या क्या गिवन है जरा देखिए, यहां पे डाल दीजिए गिवन। पावर गिवन है, पावर है 840 वॉट। उसके बाद व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट द एंड 360 वॉट। इन्होंने बोला है कि अगर आप उसको देखिए, जब देखिए आपका जो प्रेस होती है, जो आपकी इलेक्ट्रिक आयरन होती है, ऐसे होती है ना, तो इस प्रेस में आपका ऑप्शन होता है मैक्सिमम का और मिनिमम का। अगर मैक्सिमम है तो जो पावर कंज्यूम होगी वो होगी 840 वॉट, और अगर मिनिमम है तो पावर कंज्यूम होगी दैट इज 360 वॉट। आप समझते हो उसका मतलब क्या होता है? किसी को पता है इसका आइडिया? किसी को पता है इसका मतलब? नहीं? तो देखिए इसका मतलब है कि 1 घंटे में जो वो पावर कंज्यूम करेगा वो करेगा 840 वॉट की, और अगर मिनिमम पे आप उसे यूज करोगे तो 1 घंटे में यही सेम प्रेस जो पावर कंज्यूम करेगी वो करेगी 360 वॉट की। और जब आपका 1000 वॉट हो जाता है, अगर आप 1000 वॉट 1 घंटे के लिए यूज करते हो तो इसका मतलब यू आर कंज्यूमिंग 1 यूनिट, यू आर कंज्यूमिंग 1 यूनिट। और आपको पता है जो आपका बिजली का बिल आता है वो यूनिट वाइज आता है। 400 यूनिट यूज कर लिया, 300 यूनिट यूज कर लिया, या 10 यूनिट यूज कर लिया, या 1000 यूनिट यूज कर लिया। तो बेटा यही कॉन्सेप्ट होता है जो आप देखते हो ना, आपका एसी के ऊपर लिखा होता है 1.5 टन, ठीक है, 1.5 टन, या फिर लिखा होता है 1 टन, 2 टन। तो इसका मतलब है वो पावर लिखी है, दैट इज नथिंग बट दैट इज पावर। टन में कितना होता है? टन का मतलब क्या होता है? 1 टन। 1.5 का मतलब होता है, टन का मतलब होता है बेटा 1.5 किलोवाट। 2 टन का मतलब होता है 2 किलोवाट। इसका मतलब आप 1 घंटे में 2 किलोवाट यूनिट पावर को यूज कर रहे हो। इसका मतलब आपने 2 यूनिट कंज्यूम कर ली। और तो इसका मतलब है बेटा सीधा सीधा कि आप 1 घंटे में 2 किलोवाट पावर को कंज्यूम कर रहे हैं, और 2 किलोवाट का मतलब होता है 2 यूनिट। ठीक है, चलिए
अब न्यूमेरिकल है कि ये मैंने आपको मिनिमम और मैक्सिमम पावर की बता दिया, इसका कितना वो कंज्यूम कर रहा है। आपसे पूछा गया है द वोल्टेज भी दे रखी है, वोल्टेज मतलब वी भी आपको गिवन है 220 वोल्ट है। उसके बाद आपसे पूछा गया है व्हाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस। दोनों केसेस में आपको क्या निकालना है, करंट और रेजिस्टेंस। चलिए अब बनाते हैं केस 1 और केस 2। केस 1 जहां पे मैक्सिमम कंजप्शन है पावर की, पावर इज इक्वल टू 840 वॉट। सेकेंड है मिनिमम जिसमें पावर है 360 वॉट। ठीक है, चलिए तो आपका बेसिक फॉर्मूला क्या है पावर का, P इज इक्वल टू V इंटू आई, है ना। यही है, मैंने आपको कहा था 5 बार बोलना P इज इक्वल टू V इंटू आई, और मैंने कहा था आपसे 100 बार पूछूंगी तो P इज इक्वल टू V इंटू आई। आपके पास पावर है बेटा 840, आपके पास V है 220, आप I निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, I इज इक्वल टू 840 डिवाइडेड बाय 220। जल्दी से आंसर बताओ। फोर्टी टू बाय 11, ठीक है। इसको आप फ्रैक्शन में रख सकते हैं या इसको डेसिमल में निकाल सकते हैं, और यूनिट होगी एम्पियर। चलिए अब इसके बाद हमें रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, V इजिकल टू आई इंटू आर। रेजिस्टेंस निकालना है R V अपॉन आई। V की वैल्यू क्या है बेटा 220, और I आपका भी आ गया 42/11। आप 42/11 ना रखें, आप सीधा 840/220 लिख दें। तो इसको डिवाइड करना है किससे, 840/220। डिवाइड का निशान है, इसे मल्टीप्लाई का कर दीजिए, तो 220 मल्टीप्लाई बाय 220 अपॉन 840। ठीक है, सही किया, एम आई करेक्ट? यस। आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से 0 से काट देंगे, ये हो जाएगा 11/42। जो आपसे कट रहा है काट दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। क्लियर? कैलकुलेशन आप खुद कर लेंगे। यहां पे आप आइए मिनिमम वाले में, पावर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया V इंटू आई है। पावर आपको 360 दे रखी है, वोल्टेज आपको दे रखी है 220। वोल्टेज दोनों केसेस में सेम रहेगी, चाहे वो मिनिमम हो चाहे वो मैक्सिमम हो, और आई आपको निकालना है। ठीक है, आई को यहां रखिए, 220 को नीचे ले जाके डिवाइड कर दीजिए, आपका आई आ जाएगा। 0 से 0 काट दो, यहाँ पे 18 और ये 11। ठीक है, आई आ गया। जब आपका आई आ जाएगा आप आर निकाल लीजिए बाय यूजिंग ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू आई इंटू आर। आर निकालना है V अपॉन आई। V आपका कितना है बेटा, V आपको 220 दे रखा है, और डिवाइडेड बाय, डिवाइड ना करके मैं सीधा मल्टीप्लाई कर देती हूँ। मल्टीप्लाई करूंगी तो इसका रेसिप्रोकल कर दूंगी आई का, दैट इज 220 अपॉन 360। ठीक है, जो कट रहा है काट दीजिए, अदरवाइज आप अपना आंसर निकाल लीजिए। क्लियर? कॉन्सेप्ट वाइज इट इज क्लियर? मैम एक और बार समझा दो। चलिए एक बार और देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, आपके पास एक इलेक्ट्रिक आयरन है, ठीक है। इस पे आपका रेगुलेटर है, ये मैक्सिमम पे, ये मिनिमम पे। मैक्सिमम पे पावर कंजप्शन दे रखी है दैट इज 840 एंड वॉट, और यहाँ पे दे रखी है मिनिमम में 360 वॉट। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, उसके बाद बोला है कि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है। दोनों के लिए वोल्टेज सेम रहेगी, वोल्टेज में कोई अंतर नहीं आएगा। आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम। जब मैक्सिमम पे होगी पावर तो उस समय आपका आई और एंड आर क्या होगा, जब मिनिमम पे होगी तो आपका आई एंड आर क्या होगा। तो इसके लिए देखिए, पावर आपको दे रखी है 840, V आपको दे रखा है 220। आप दोनों ही वॉट और वोल्टेज दोनों बेसिक आपकी SI यूनिट्स हैं। आप आई, आपका फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू बी इंटू आई। मैंने आपको कहा था याद कर लो। आपको आई निकालना, आई को यहाँ रखो, V को नीचे ले जाओ, तो P अपॉन V इज इक्वल टू आई निकाल लीजिए। P की वैल्यू आपको गिवन है कितनी है 840, V की वैल्यू आपको गिवन है 220। आंसर निकाल लीजिए।
काट दीजिए 2 के टेबल से 11 और यहाँ पे आ जाएगा 42, 11 और 42। तो 11 3 जा 33, 12 में से 3 गए 9, 3 में से 3 गए 0, फिर पॉइंट 0, 8 88, फिर से 2 पॉइंट लगा हुआ है 0, फिर आ जाएगा 1, तो 3.81, 3.81 ये आई है, आई की यूनिट होती है एम्पियर। क्लियर? अब आ जाते हैं मिनिमम वाले केस में। मिनिमम वाले में देखिए बेटा पावर कितनी है 360 वॉट, वोल्टेज सेम रहेगी 220 वोल्ट। फॉर्मूला इज P इज इक्वल टू V इंटू आई। आई निकालना है तो V को नीचे ले जाओ, P अपॉन V। पावर की वैल्यू रख दो 360, वॉट में ही है, ऐसा यूनिट वॉट में ही होती है। आई आपको सॉरी V आपको दे रखा है 220, काट दीजिए 0 से 0, 2 के टेबल में आता है 36 भी और 22 भी। अब 11 से 18 को डिवाइड कर दीजिए, 11 1 जा 11, यहाँ आ जाएगा 7, पॉइंट लगा दीजिए 0, 6 आ जाएगा 66, फिर आ जाएगा 4, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, फिर आ जाएगा 0, 3 से चला जाएगा, आ जाएगा 33, फिर 7। तो आंसर आएगा आपका 1.63 एम्पियर। ठीक है, अब आ जाते हैं रेजिस्टेंस पे। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई इंटू आर। आपको R निकालना है, V को I से डिवाइड कर दो। V आपको दे रखा है 220 और जो I है, I मैं इसमें नहीं रख रही हूँ, जो I है मैं रख रही हूँ 840 डिवाइडेड बाय 220 या फिर 42 डिवाइडेड बाय 11 मीन्स 42, इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ डिवाइडेड बाय 42 बाय 11। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई का निशान आएगा तो आपका आंसर आएगा 220 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 42। पहले आप काट दीजिए 2 के टेबल से 110 और यहाँ आ जाएगा 21 और उसके बाद आप इसको क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई करके डिवाइड, 11 जा 1210 डिवाइडेड बाय 21। ये तो आ रहा है आपका सीधा, नहीं निकाल लीजिएगा बेटा, ये ओम्स में आ जाएगा। कर लेंगे, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम है। V इज इक्वल टू आई इंटू आर, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। V आपको दे रखा है 220, इसको डिवाइड करना I से, और I आपका क्या है बेटा, I को 18/11 कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर देती हूँ, जो कट रहा है वो काट देती हूँ। 11 इंटू 11 121/9 ओम्स। कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा। क्लियर है? इज इट क्लियर टू यू? यस मैम। सबको? ऑल ऑफ यू? यस मैम। रेज योर हैंड्स, लाइक कर दें। चलिए बेटा, आज मैं वाइंड अप कर रही हूँ क्लास को, क्योंकि अभी कितना टाइम हो गया, 10 मिनट पहले कर दूंगी वाइंड अप। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। कल भी हम थोड़ा साइंस करेंगे और परसों करेंगे मैथ्स। ठीक है, चलिए बाय। ओके मैम। बाय, टेक केयर। थैंक यू मैम।